नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपने एक्सीलेंस फैमिली में, जहाँ आज हम जानेंगे भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र कि भारत में उद्योगों का विकास करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को कितनी प्राथमिकताएं दी गई, कब निजी क्षेत्र को शामिल किया गया अर्थव्यवस्था के विकास के लिए और कब कब सार्वजनिक क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नई नई योजनाएं लागू की ताकि उद्योगों का विकास किया जा सके। तो पढ़ने से पता चलेगा। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है हमारे नीति निर्माताओं के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। नीति निर्माता, नीति बनाने वाले, तो स्वतंत्र भारत के जो भी नीति निर्माता थे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इन्होंने ही देश के लिए योजनाएं बनाई, है ना, देश के लिए नीतियों का निर्माण किया, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो उनके समक्ष मतलब सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि औद्योगिक विकास, उद्योगों का विकास करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। सरकार को उद्योग बढ़ाने के लिए क्या काम करना चाहिए, क्या उद्योगों के लिए सरकार को वित्तीय सहायता देनी चाहिए, वित्तीय सहायता मतलब पैसे की सहायता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए तो किस सीमा तक देनी चाहिए, किस प्रकार के उद्योग के लिए मतलब किस प्रकार के काम के लिए वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। और जो निजी क्षेत्र है, ठीक है, कुछ ऐसे सक्षम व्यक्ति भी थे जिनके पास इतना पैसा था कि वो खुद से किसी उद्योग की स्थापना कर सके, है ना, तो उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, उनको कब देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने के लिए आगे करना चाहिए। तो ये सारी एक समस्या थी कि कैसे इनको शामिल करें औद्योगिक विकास में। फिर लिखा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के जो उद्योगपति थे उनके पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी। निवेश मतलब पैसा लगाना, अपेक्षित मतलब जितनी पूंजी की जरूरत थी, जितनी आशा थी कि इतना पैसा लगेगा, उतना पैसा उनके पास नहीं था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के जो उद्योगपति थे उनके पास उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी। फिर लिखा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कितना बड़ा बाजार भी नहीं था जिसमें उद्योगपतियों को मुख्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता। और दूसरी बात इसने बोली कि उद्योगपतियों को मुख्य परियोजना शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता, मतलब इतना बड़ा बाजार भी नहीं था कि उद्योगपतियों को अपनी परियोजना शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता। प्रोत्साहन मतलब कि वही सरकार द्वारा सब्सिडी देना या वित्तीय सहायता देना। तो उनके पास इतना बड़ा बाजार नहीं था जिससे उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। यद्यपि उनके पास ऐसा करने के लिए पूंजी भी होती, यदि उनको काम करने के लिए पैसा भी दे देती, जैसे सरकार उसे प्रोत्साहन राशि वित्तीय सहायता दे भी देती, तो इतना बड़ा बाजार नहीं था उनके पास जितनी कि वह उद्योगों का विकास कर सके, नई नई योजना को लागू कर सके। बाजार का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसकी बिक्री के लिए हमारे पास बाजार भी होना चाहिए। देश में तो हम उस वस्तु को वितरित करते हैं, साथ में हमारे पास वो बाजार भी होना चाहिए जिस बाजार को हमारे द्वारा उत्पादित वस्तु की जरूरत हो। फिर आगे लिखा इन्हीं कारणों से सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी। अब प्रोत्साहन आ गया ना, यहाँ पर प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी कि वित्तीय सहायता देने की सरकार को भूमिका निभानी पड़ी कि जैसे हम वित्तीय सहायता देंगे तो हो सकता है बड़े पैमाने पर उत्पादन हो और एक वस्तु की जगह अनेक वस्तुओं का उत्पादन हो, एक नहीं दूसरी नहीं तीसरी, कोई ना कोई वस्तु की तो किसी दूसरी जगह मांग होगी और निर्यात शुरू होगा हमारे देश से। फिर आगे लिखा इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी। ये समाजवाद अर्थव्यवस्था, ये तो हमने पहले पढ़ा है, पहले के वीडियोस में हमने इसमें पढ़ा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को भारत में अपनाया जाएगा जिसमें समाज के लिए काम किए जाएंगे, लाभ प्राप्ति के साथ जन कल्याण के कार्य होंगे और सरकार के नियंत्रण में रहकर कार्य संपन्न होंगे। तो लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि
सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी। वही समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें लाभ प्राप्ति के साथ जन कल्याण पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि लाभ नहीं कमाएंगे तो जन कल्याण कैसे करेंगे। तो लाभ भी कमाना है और लोगों का कल्याण भी करना है। तो इसके लिए भारी उद्योगों का या जो बड़े उद्योगों का है उसका नियंत्रण कौन करेगी? सरकार। हमारा टॉपिक क्या है कि औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र में उन्होंने बोला जो बड़े भारी उद्योगों को उस पर सरकार का नियंत्रण होगा, और जहां हमें लगेगा वहां निजी क्षेत्र को हम प्राथमिकता देंगे। फिर आगे लिखा, इसका अर्थ यह था कि सरकार उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखेगी जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। निजी क्षेत्र की नीतियां सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों की अनुपूरक होगी। निजी क्षेत्र को तभी शामिल किया जाएगा जब उसकी जरूरत होगी। अनुपूरक का मतलब होता है एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करना, जैसे चाय की जगह कॉफी पी लेना, ठीक है, बॉल पेन की जगह जेल पेन से लिख लेना, ठीक है, काम तो हमारा चल रहा है। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र को तभी शामिल किया जाएगा जब उसकी जरूरत होगी, जब एक के स्थान पर दूसरे का हम प्रयोग करके देश की अर्थव्यवस्था को चला सके। और सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभाएगा। फिर से देखो, निजी क्षेत्र की नीतियां सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों की अनुपूरक होगी। जब सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियां काम नहीं करेगी तब निजी क्षेत्र की नीतियों को अपनाया जाएगा, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभाएगा। आगे तो सार्वजनिक क्षेत्र ही रहेगा। तो यहाँ समझा हमने औद्योगिक विकास में सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भूमिका कैसी रहेगी, इस बात का निर्धारण हुआ। अब अगले टॉपिक में हम औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के बारे में जानेंगे कि सार्वजनिक निजी क्षेत्र या सार्वजनिक निजी दोनों को मिलाकर कैसे काम किए गए। और यहाँ तक हमने जो समझा है उसमें किसी भी प्रकार की समस्या हो या डाउट हो तो जल्दी से पूछो।